हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। और आज के डिस्कशन में स्वागत है आप लोगों का। अभी तत्काल प्रीमियर चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे लाइव नहीं हो पा रहा हूं। पहले ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे से, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद, कल के बाद हम लोग लाइव जुड़ेंगे आपसे। और 9:15, थोड़ा सा 15 मिनट पहले मैं कर रहा हूं, 9:15 से हम लोग लाइव रहेंगे और जुड़िए इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी जो है एग्जाम सामने में आपके, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सारे क्वेश्चंस को रखे गए हैं। ये आपका वॉल्यूम जो आपका अभी एनटीपीसी वॉल्यूम 2 निकला हुआ है, उसी का मैं डिस्कशन करा रहा हूं। बारीकी से एक एक प्रश्न में ले रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में है, जो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 650 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य हवा के प्रकाश, यहां देखिए क्या कह रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि हवा में एक प्रकाश की किरण हवा से ऐसे माध्यम में जाती है जिसमें उसका तरंग दैर्घ्य 390 नैनोमीटर हो जाता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल है बेटा, कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालते हैं? यह देखिए, अपवर्तनांक बराबर होता है आपका निर्वात में या हवा में, ठीक है, हवा में तरंग दैर्घ्य, एकदम ध्यान में रखिएगा, हवा में तरंग दैर्घ्य बटे आपका माध्यम में तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, माध्यम में तरंग दैर्घ्य होता है। ये आपका, ठीक है, प्रश्न है, तो अच्छी बात है। हवा में बटा क्या हुआ? माध्यम में। तो निकाल लेते हैं बच्चे। यहां देखिए आपको हवा में कितना तरंग दैर्घ्य है, तो 350 नैनोमीटर है। तो कर लीजिए, हवा में तरंग दैर्घ्य आपको 650 नैनोमीटर, और ठीक है आपके माध्यम में कितना है? 390 नैनोमीटर। तो 390 नैनोमीटर, दोनों को काट देते हैं, तो ये लगभग आपको आ जाएगा 1.67, ठीक है, अपवर्तनांक है। बच्चे, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और अपवर्तनांक कहते किसको है? तो अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ध्यान में रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, एकदम याद रखना है। निर्वात में प्रकाश का वेग, ठीक है, बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, याद रखना बच्चे, आपको माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। अब देखिए, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी डिफाइन कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, क्या होगा आपको? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो आंसर हो गया 1.67। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बातों को बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कि अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक ये तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां पर बहुत सारी बातें तरंगदैर्घ्य से मैं रिलेट करता हूं। याद रखिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। किस रंग का होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। यहां मैं और भी कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन होता है बेटा, डिस्पर्सन मतलब क्या होगा? तो वर्ण विक्षेपण होता है। फिर देखिए अपवर्तनांक हो गया, ठीक है, ये जो है सभी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ के, यानी तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उतना ही वर्ण विक्षेपण कम होगा, ठीक है, उतना ही अपवर्तनांक कम होगा, उतना ही प्रकीर्णन कम होगा। याद रखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका वर्ण विक्षेपण, इसका प्रकीर्णन और, ठीक है, इसका आपको अपवर्तनांक सब बहुत बहुत कम होता है। याद रखना बच्चे मेरे, ठीक है। ये देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश के विभिन्न रंगों का माध्यम में उपस्थित धूलकणों या जलवाष्प की बूंदों के द्वारा बिखराव, इस घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखिए, सूर्य का रंग लाल, ठीक है, और शाम को और सुबह में देखिएगा सूर्य लाल दिखता है। ये किसकी वजह से? तो ये प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन के कारण लाल रंग
का प्रकीर्णन कम होता है और यह दूर तक गमन करता है, जिसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल दिखता है। बच्चे, आकाश का रंग नीला दिखना यह भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगर हम प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजार दें तो क्या होता है, वो 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना यानी डिवीजन ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म, और ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए, बार बार आपको आएगा कि देखिए आपका 7 रंग जो है, ये 7 रंग क्या होता है, तो VIBGYOR, ये ध्यान में रखिएगा, OR। क्या मैंने बताया कि इधर से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, लेकिन और क्या क्या बातें होंगी, इधर से इधर जाएंगे तो प्रकीर्णन का मान भी क्या होगा, घटेगा बच्चे। फिर देखिए, इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति का मान, याद रखिए फ्रीक्वेंसी का मान जो है वह ठीक है घटेगा, और एनर्जी का मान भी घटेगा। किधर से किधर, तो वॉयलेट से जब हम रेड के तरफ आते हैं। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार इस पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश, ये देखिए न्यून आवेश, ठीक है, न्यून आवेश यानी लेस चार्ज कैरियर कौन है, ठीक है, ये देखिए लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होता है। याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होगा उसे हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहेंगे। और सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, बेटा क्या होगा इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं इंट्रिंसिक, शुद्ध अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर हम आपको बता रहे हैं वाह्य अर्धचालक, इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जब भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आती है वाह्य अर्धचालक, तो ठीक है, आपको आंतरिक अर्धचालक में जब हम डोपिंग करते हैं तो वाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब देखिए, एन मतलब निगेटिव, जिसमें निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो और होल्स की संख्या कम हो। याद रखिएगा, यानी ठीक है, आपको लार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि आपको होल्स जो है लेस कैरियर ऑफ चार्जेस होगा। तो यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा बच्चे, क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए, ठीक है, पी टाइप में आते हैं। पी टाइप में होल्स की संख्या अधिक होगी, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। एन टाइप में डोपिंग किसका करेंगे, तो बेटा एकदम याद रखना है, एन टाइप में जब भी डोपिंग करते हैं तो एन, और इसमें हम लोग करते हैं पेंटावैलेंट, किसका, पेंटावैलेंट एटम्स का करेंगे, पेंटावैलेंट, जैसे फास्फोरस, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। जबकि पी टाइप में हम ट्राइवैलेंट तत्वों की डोपिंग करते हैं, ट्राइवैलेंट तत्वों की डोपिंग करते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से किसका होता है। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है, न्यून आवेश वाहक कौन होगा, तो ध्यान में रखिएगा, न्यून आवेश वाहक जो होता है, ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या होगा, तो ठीक है, पदार्थ के ताप पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ के ताप पर। ध्यान से सुनिएगा जरा, ग्राही परमाणु की संख्या पर, ठीक है, न्यून आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ के ताप पर, डोपिंग के विस्तार पर। गलत बात है, डोनर परमाणु की संख्या पर, यह भी गलत है, ग्राही परमाणु की संख्या पर नहीं बच्चे, ये किस पर निर्भर करेगा, तो ध्यान में रखिएगा, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून वाहक सांद्रक मुख्य रूप से पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। और ये न्यून आवेश वाहक जो है ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये निर्भर करेगा द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ के ताप पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये थोड़ा सा और इसको विस्तार करते हैं। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है। देखिए, न्यून आवेश वाहक तो होता है क्या, तो ये होता है आपको यहां पर हो जाएगा होल्स। ये देखिए, न्यून आवेश वाहक हो गया कौन, तो बच्चे ठीक है, चूंकि एन टाइप है तो इसमें होल्स न्यून आवेश वाहक होगा। और होल्स ध्यान दीजिएगा, होल्स किस पर डिपेंड करेगा, तो पदार्थ के ताप पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, तो पदार्थ के ताप पर निर्भर करेगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
ध्यान में रखिएगा। और इसमें डोपिंग किसका करते हैं, तो बच्चे डोपिंग करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम्स का करते हैं। कौन सा, पेंटावैलेंट एटम्स का करते हैं डोपिंग हम लोग, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पेंटावैलेंस एटम का करते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ के ताप पर। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि सेमीकंडक्टर का जो, ठीक है, प्रतिरोध सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा सेमीकंडक्टर का उतना ही क्या होगा, घट जाएगा बेटा। तो याद रखिएगा एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से निर्भर करेगा पदार्थ के ताप पर। चलिए ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर रहता अधिकतम आवेश वाहक, तब हम ग्राही परमाणु की संख्या या डोपिंग के विस्तार या डोनर परमाणु की संख्या पर चर्चा करते। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित किया जाता है। चोक कुंडली, बच्चे चोक कुंडली, यहां देख लीजिए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, आपको पता होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है जिसमें मरकरी और आर्गन के वाष्प का हम प्रयोग करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि इसका निर्माण किया था पॉल विलार्ड ने, इसका निर्माण किया था पीटर हैबिट ने, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ट्यूब का निर्माण किया था पीटर हैबिट नामक वैज्ञानिक ने, सबसे पहले इसका निर्माण किया था। उसमें मरकरी और आर्गन के वेपर का प्रयोग करते हैं। और इसमें बेरियम सल्फाइड का क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। बेरियम सल्फाइड के इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। चूंकि इसमें एरिया बहुत ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा, एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। याद रखिए बच्चे, ये क्या करेगा, तो यह ठीक है परिपथ में, ये जो जैसे प्रतिदीप्ति नलिका में हम चोक असंजित करते हैं, चोक को फिट करते हैं, तो चोक क्या करता है, तो परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। बच्चे क्या करेगा, विद्युत धारा को कम कर देता है। याद रखना है आपको, यह परिपथ में विद्युत धारा को कम कर देता है। यह उपकरण प्रेरकत्व को उच्च करता है तथा प्रतिरोध को अल्प कर देता है। और यह क्या करेगा, एसी परिपथ में, ठीक है, धारा नियंत्रण करने का काम करता है बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए। ये क्या करता है, रिड्यूसेस करंट इन द सर्किट। अब थोड़ी सी बातें और चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको कि ये देखिए आपका जो, ठीक है, ट्यूब होता है, इसका निर्माण किया पीटर हैबिट ने। ट्यूब जो है इसमें बेरियम सल्फाइड का उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। फिर इसमें आर्गन और मरकरी के वाष्प का हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चे दो तीन बातें और जान लीजिए। एसी करंट जो होता है उसका, ठीक है, वो क्या होता है, लगातार आपको बदलता रहता है, यानी उसका डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, ठीक है, वो निरंतर चेंज होता रहता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोग को, बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक आदर्श चोक कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है बेटा, 0 होगा। और औसत शक्ति अपव्यय, यानी ठीक है लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा, तो औसत शक्ति में लॉस ऑफ पावर जो होता है वो क्या होगा, तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर ठीक है एक आदर्श चौक, यानी अगर पूछेगा कि एक आदर्श चौक का क्वालिटी क्या होता है, तो सबसे पहले इसका प्रतिरोध क्या होगा, 0 हो जाएगा। और शक्ति व्यय, याद रखिएगा, शक्ति अपव्यय यानी लॉस ऑफ पावर जो होता है, अपव्यय, ये भी हम 0 मान लेते हैं। तो ध्यान में रखनी चाहिए इन सब बातों को, बार बार इस पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहां देखिए, ठीक है, आवृत्ति, आपको पता होगा कि हमारी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, एसी परिपथ की, वह लगभग, ठीक है, प्लस माइनस 50 हर्ज के। याद रखिएगा ये क्या होगा, तो आपके घर में जो परिपथ में, ठीक है, आपका जो एसी करंट फ्लो करता है वो 220 वोल्ट और लगभग आपका 50 हर्ज आवृत्ति की, ठीक है, एसी करंट होती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहां देखिए नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बच्चे थोथा, याद रखिए विट्रियोल। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए थोथा या विट्रियोल जो है जनरली, ठीक है, आपको 3 प्रकार का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, तो आपको नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 into 5S2, याद रखिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। कौन सा विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा। फिर देखिए दूसरा होता है क्या, तो फेरस सल्फेट, FeSO4 into 7S2, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन विट्रियोल। कौन सा विट्रियोल बोलेंगे, तो ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, ये हो गया व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4
ZnSO4 इंटू क्या होगा, तो 7H2O। इसको बोलते हैं क्या, तो व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। कौन सा विट्रियोल कहेंगे, तो व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोग को। तो कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा, कॉपर सल्फेट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। बच्चे इसमें से अगर जल को हटा लें तो इसका कलर जो है डिस्कलराइज हो जाता है और ठीक है ब्लू कलर नहीं बचेगा। बच्चे यहां देख लीजिए, एल्युमिनियम बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम जो है 13वें वर्ग का तत्व होता है, इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। इसका सबसे अच्छा एस्क जो है वो बॉक्साइट होगा। क्या होगा, बॉक्साइट होता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O होगा। और आर्गन आपको पता है, आर्गन अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, अक्रिय गैस होता है। और ठीक है आर्गन जो होता है वो 18वें वर्ग का तत्व होता है। और आपको पता होनी चाहिए कि सबसे अधिक मात्रा में आपके पर्यावरण में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो वो ऑर्गन है। लगभग 0.9% की मात्रा में पाया जाता है। जबकि पोटेशियम नाइट्रेट, यहां देख लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बच्चे इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो सोरा याद रखिएगा, सोरा। और सोरा का उपयोग करेंगे गन पाउडर में। किसमें करते हैं, गन पाउडर में करते हैं। और गन पाउडर जब भी चर्चा करते हैं तो ये क्या क्या होता है, तो बच्चे कार्बन होगा, ठीक है, सल्फर होगा, बोलते चारकोल होगा, सल्फर होगा और नाइटर होता है। और इसका उपयोग हम लोग और भी जगह पर करते हैं बच्चे। इसका उपयोग हम लोग उर्वरक में भी करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एसी परिपथों में एसी मोटर मापता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। जैसे ही एसी मोटर की बात करेंगे तो आप घर में जो आप लगाते हैं बिजली का मीटर, वो क्या मापता है, तो वो आपका आरएमएस मान। कौन सा मान मापेगा, तो वह आरएमएस मान मापता है। ये क्या होता है, तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट होता है बेटा, और ये आरएमएस को मापता है। और आई आरएमएस बराबर क्या होगा, तो आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट क्या होता है बेटा, आई नॉट होता है, ठीक है, आपको एसी धारा का शिखर मान होता है, शिखर मान एसी करंट का शिखर मान होता है। अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 2 होगा। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 0.707 आई नॉट आ जाता है। और ये प्लस माइनस होता है बेटा। आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट है, इसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। यहां देखिए ये 0 हो गया, यहां से ये मैक्सिमम हो गया, फिर देखिए फिर 0 हो जाएगा, और फिर आपको मैक्सिमम हो गया, फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी एक चक्र में, ठीक, अल्टरनेटिव करंट कंप्लीटली 0 हो जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, एसी परिपथों में एसी मोटर क्या मापेगा, तो आरएमएस मान को मापता है। कौन सा मान को मापता है, तो आरएमएस मान को मापता रहता है। जबकि डीसी करंट में क्या होता है, तो डीसी करंट में हमेशा करंट जो है, ठीक, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान हमेशा क्या होता है बच्चे, तो 0 होता है। डीसी करंट में कभी भी आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चे रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, या ठीक है रेक्टिफायर कीजिए या डायोड का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीसी को एसी में बदलने के लिए, तो उसके लिए इन्वर्टर का यूज करते रहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो इन एसी सर्किट्स, एसी मीटर्स मेजर्ड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यह मेजर्ड करेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है, तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारी बातें इस पर देखते हैं। DDT बच्चे ये क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। और इसका निर्माण सबसे पहले किया था किसने, तो मूलर ने, पॉल मूलर ने किया था। ध्यान में रखिएगा, पॉल मूलर ने किया था। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर में वर्तमान में सबसे अधिक, ठीक है, कौन सा रसायन का सांद्रण बढ़ गया है, तो ये सांद्रण बढ़ गया बेटा कौन सा, तो ये सांद्रण बढ़ गया DDT का। वर्तमान में हमारे शरीर में बायोमैग्निफिकेशन की बात अगर करेंगे, तो जैव सांद्रण की बात करेंगे, तो सबसे अधिक, ठीक है, आपको जैव सांद्रण यानी बायोमैग्निफिकेशन हो गया DDT का। और DDT का निर्माण किया था सबसे पहले पॉल मूलर ने। किसने किया था, पॉल मूलर ने किया था। ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। किसने किया था बच्चे, तो पॉल मूलर ने किया था। पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था इसका निर्माण। चलिए और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या है, तो बेंजीन है। बेंजीन को C6H6 बोलते हैं। और इसका सबसे पहले इसका निर्माण किया था फैराडे ने, इसके बारे में बताया था। जबकि केक्यूल ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था।
और यह ड्राई वाश में सबसे अधिक यूज होता है बच्चे, फेराडे, और इसका स्ट्रक्चर दिया कैक्यूल ने। और बार बार आपसे पूछेगा कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इसका फॉर्मूला C6H6। फिर देखिए मिथाइल ब्रोमाइड, बच्चे यही आपको क्या है, तो आपके ओजोन परत को सबसे अधिक क्षरण करता है। याद रखिएगा कि ओजोन, ठीक है, डिप्लेटिंग एजेंट कौन कौन होता है, ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट, ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ कौन कौन होंगे, डिप्लेटिंग एजेंट कौन कौन होता है, तो सबसे पहले होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा इसको बोलते हैं CCl2F2, डाइफ्लोरोमीथेन, इसे फ्रियोन भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है, इसे फ्रियोन भी कहेंगे। और सेकेंड नंबर पर आ गया आपको हेलोन्स, क्या आ गया, हेलोन्स यानी हेलोजन से बने यौगिक, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, तो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, CH3Br। और यहां देखिए एथिलीन ओजोनाइज्ड इथिलीन ओजोनाइड, यह भी एक प्रकार का आवश्यक पदार्थ होता है जो ओजोन के द्वारा निर्मित होता है। एथिलीन और ओजोन से मिश्रित होकर यह इसका निर्माण होगा बच्चे, तो ध्यान में रखिए। अब देखिए ओजोन पर हम थोड़ा सा और चर्चा करें। ओजोन जो है वह क्या है, इसकी खोज की थी स्कॉनबिन ने। याद रखिए यह ऑक्सीजन का अपरूप होता है, ऑक्सीजन का अपरूप है बच्चे, और यह सबसे अधिक इसका सांद्रण आपके समताप मंडल के ऊपरी परत पर 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि 10% सांद्रण इसका आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जहां यह हानिकारक है, जबकि समताप मंडल में यह बहुत लाभकारी होता है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, तो यह ध्यान में रखनी चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। और ओजोन के परत की खोज, ठीक है, 1913 में चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूशन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ये याद रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका, गैसोहोल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, गैसोहोल क्या होगा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल मिलकर के गैसोहोल का निर्माण करता है, यानी एथिल अल्कोहल। बच्चे इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल पर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इथाइल अल्कोहल, और पेट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इसे हम शराब भी कहते हैं। इसका निर्माण किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा कौन सा विधि, तो निर्माण करेंगे ग्लूकोज के, ठीक है, किण्वन विधि द्वारा, याद रखना, निर्माण किण्वन विधि द्वारा करते हैं, किण्वन विधि द्वारा करेंगे। चलिए फर्मेंटेशन विधि द्वारा, यानी इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब देखिए इथाइल अल्कोहल पर जब भी चर्चा करते हैं तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आती है। 100% इथाइल अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, 100% इथाइल अल्कोहल अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चे। अगर यहीं पर 95.6% इथाइल अल्कोहल, ठीक है, याद रखिए इथाइल अल्कोहल, और 4.4% अगर स्पिरिट ले लेते हैं तो इसको रेक्टिफाइड, 4.4% इसमें जल ले लीजिए, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलेंगे बच्चे, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। आपको शराब में इसका सबसे अधिक, जैसा कि मैंने बताया, शराब में इसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और याद रखिएगा कि गैसोहोल, इसको पेट्रोल के साथ जब मिलाते हैं तो इसको हम पावर पेट्रोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर पेट्रोल कहते हैं बच्चे। आजकल खूब यूज हो रहा है इसका, पावर पेट्रोल का। अब देखिए पेट्रोल जनरली C4 से लेकर के C10 हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि जब पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल इंजन में जलता है तो इंजन के कलपुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके कारण एक ध्वनि उत्पन्न होता है, और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं बच्चे, तो इस ध्वनि को हम कहते हैं नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग कहते हैं, ठीक है, अपस्फोटन कहते हैं। और इस अपस्फोटन को कम करने के लिए आप पेट्रोल में क्या डालते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, अल्कोहल में विलयित कोई गैस संभव नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है, याद रखिए। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मिथेन होता है बच्चे। क्या होता है, मिथेन होता है, मिथेन और इथेन का मिश्रण जो होगा वो प्राकृतिक गैस होगा। जनरली आपके प्राकृतिक गैस में 83% मिथेन और 16% इथेन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
यहां देखिए निसल कण किस अंग में पाए जाते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। निसल ग्रेन्यूल्स जो होता है, ध्यान में रखिएगा, निसल ग्रेन्यूल्स ये कहां पाए जाएंगे? तो ये तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है और यह एक संवेदनशील और सेंसिटिव, ठीक है, क्या होता है? कण होता है। और हल्का सा भी कहीं से भी सूचनाएं अगर इसको मिलती है तो ये संवेदना लेके सेरिब्रम के पास में जाता है और फिर जाकर के, ठीक है, आपको पूरी संवेदनाएं स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, मस्तिष्क कोशिकाओं में निसल ग्रेन्यूल्स या इन ब्रेन सेल्स निसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। न्यूरॉन्स जो होता है यह किडनी में पाए जाते हैं, किडनी में न्यूरॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स किडनी में पाया जाता है, जबकि न्यूरॉन्स जो है ये तंत्रिका तंत्र का भाग होता है बच्चे, तंत्रिका कोशिकाओं का भाग होता है। जबकि आपको मैंने क्या बताया? नेफ्रॉन्स जो है यह किडनी में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे? किडनी में। ध्यान में रखिएगा, नेफ्रॉन्स किडनी का यूनिट होता है, किडनी का यूनिट होता है। और ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं और जो आपके रक्त को छानने का काम करता है और यूरिया को या नाइट्रोजन अपशिष्ट को यहां बाहर निकालने का काम करता है। जबकि यहां देखिए, ठीक है, आपके यकृत कोशिकाओं में क्या होता है? कफर सेल्स पाया जाता है। कुफर, KUFFER, कफर सेल्स पाया जाता है, जो क्या करता है? तो जितने भी, ठीक है, आपको अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खाने का काम करता है बेटा, ये ध्यान में रखनी चाहिए। यहां देखिए हृदय कोशिकाओं में आपको पता होगा एसे नोड, हृदय कोशिकाओं में एसे नोड पाया जाता है जिसे पेसमेकर कहते हैं। और यह एसे नोड का मतलब हुआ सिनोएट्रियल नोड। और यह क्या करता है? तो यह आपके हृदय में, ठीक है, सेंसेशन उत्पन्न करता है जिसके कारण आपको धड़कन प्रारंभ होता है। और यही कारण है कि ऐसे नोड को, ठीक है, हार्ट ऑफ द हार्ट कहा जाता है, यानी दिल का दिल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, दिल का दिल किसको कहेंगे? तो ऐसो नोड को कहेंगे। और यह नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, नेचुरल पेसमेकर भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे लोग, ये नेचुरल पेसमेकर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। आवर्ताग्राही जड़ें किस में पाई जाती है? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये वेंडा में पाया जाता है बच्चे। ये क्या करता है कि वायुमंडल से वेंडा, ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक एपिफाइटिक रूट्स पाया जाएगा, तो वेंडा में पाया जाएगा। क्यों, क्या करेगा ये वेंडा में? तो बच्चे ये जो है वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है और, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, जल उपलब्ध करवाता है। कौन? तो वेंडा। आपको पता होनी चाहिए कि, ठीक है, अगर हम बात करें अंडरग्राउंड रूट्स की बात करें, तो अंडरग्राउंड रूट्स में 3-4 रूट्स आपको रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे पहले पूछेगा मूली क्या होता है? तो ये मूली जो है तुर्क रूपी जड़ होता है, यानी फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म, यानी आपका जो रेडिस है वो फ्यूजिफॉर्म रूट है। जबकि यहीं पर अगर पूछ देगा गाजर, तो ये शंकु रूपी रूट होता है बच्चे। तो ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कोनिकल रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलेंगे? कोनिकल रूट बोलेंगे। यहीं पर अगर आपको आ गया सलजम, तो नेपीफॉर्म रूट होता है, सलजम नेपीफॉर्म रूट होता है। कुंभी रूपी जड़ होता है, नेपीफॉर्म रूट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, चुकंदर जो होता है वो, ठीक है, सुक्रोज का बहुत बड़ा स्रोत होता है बच्चे। सुक्रोज का स्रोत होता है। ऐसे सुक्रोज को हम गन्ना शर्करा भी कहते हैं। जबकि टमाटर एक प्रकार का, ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का फ्रूट है बच्चे, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए बेनियान का जो ट्री होता है वहां से बहुत सारे, ठीक है, जड़ें बाहर निकलती हैं। इसे हम प्रॉप रूट कहते हैं बच्चे। कौन सा रूट कहेंगे? प्रॉप रूट कहते हैं, जो स्टेम को, यानी तना को, बड़े बड़े लंबे तना को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर वेंडा होगा, जो क्या करता है? तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है। चलिए देखते हैं तेज क्या है। अच्छी बात है बच्चे, आप लोग देखते होंगे कि, ठीक है, गूगल पे, या पहले गूगल पे को ही पहले क्या करते थे? कहते थे आपको, ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट ऐप है बच्चे, डिजिटल पेमेंट ऐप है। गूगल पे ही पहले तेज के नाम से आया हुआ था बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि तेज ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, भारत के लिए बनाए गए गूगल के लिए नए डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन तेज के जरिए रुपया भेजने, बिलों का भुगतान करने, ठीक है, फिर देखना है आपको ऑनलाइन खरीदारी करने जैसी सुविधाएं प्राप्त होती है। आज यह गूगल पे के नाम से विख्यात है। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, NPCI,
के द्वारा आपको यूपीआई सिस्टम यानी भीम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रुपया को ट्रांसफर करते रहते हैं बच्चे। ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो फिनटेक कंपनी के द्वारा 2000 फिनटेक कंपनी के द्वारा 2014 में रेजर पे आया। कौन सा आया? रेजर पे आया। उसके बाद पेटीएम 2009 में लेके आया, यानी पेटीएम ठीक है आपको पेमेंट सर्विसेज लेके आया 2009 में। फिर पेपल ठीक है पेजल होल्डिंग कंपनी द्वारा पेपल लेकर के आया गया 2015 में। और आपका जो तेज ठीक है या गूगल सर्विसेज की बात करें तो 2018 में गूगल कंपनी के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा अभी वर्तमान में भारत सरकार का ही मुख्य उद्देश्य होता है कि डिजिटल पेमेंट को हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और डिजिटल के आधार पर ही पेमेंट आजकल स्वीकार ज्यादा किए जा रहे हैं। याद रखिएगा बच्चे। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन है? तो ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। देखिए कि मिसाइल मुख्य रूप से अगर बात करें पटना, ध्यान दीजिए बच्चे, जब भी हम मिसाइल की बात करते हैं तो आपको मैं बताता रहता हूं कि मिसाइल दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कौन सा? तो पहला हो गया आपको इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, क्रूज मिसाइल। ध्यान में रखिएगा सीधे टारगेट को हिट करेगा, पॉइंट टारगेट को सीधे हिट कर सकता है, यानी ये सरल रेखा में दीर्घवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए आपको टारगेट को हिट करता है। यह ध्यान में रखिएगा, यह ठीक है पॉइंट टारगेट हिट करता है, यह एरिया को हिट नहीं करता है, यह पॉइंट टारगेट को हिट करता है और यह गुरुत्व के ठीक अधीन कार्य नहीं करेगा, सीधे ठीक है आपको टारगेट को हिट करता है, यानी गुरुत्व के अधीन यह कार्य नहीं करता, गुरुत्व से स्वतंत्र रहता है। लेकिन एक मिसाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बच्चे इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। तो ऐसा मिसाइल जो पाराबोलिक पथ पर गमन करता है, जो ठीक है आपको पाराबोलिक पथ पर गमन करेगा, जो गुरुत्व के अधीन होगा, जो आपको क्या करेगा, एरिया ऑफ द ठीक है एरिया ऑफ द टारगेट को हिट करेगा। याद रखिएगा टारगेट के कंप्लीट एरिया पर हिट करता है, ऐसे मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। याद रखना बच्चे। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल मुख्य रूप से 5 प्रकार के, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए 1985-86 में ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ठीक है एक क्या लेके आया बच्चे, तो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए और यह समन्वित नियंत्रित मिसाइल विकास कार्यक्रम है। इसके तहत भारत ने पटना मिसाइल का निर्माण करना प्रारंभ किया। पी से क्या हुआ, पृथ्वी बच्चे, यह क्या हुआ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 150 से 450 किलोमीटर इसका रेंज है। फिर देखिए अग्नि, ये याद रखना है, यह भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लगभग 750 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर इसका रेंज है बच्चे। याद रखना है आपको। टी से टैंक, टी से क्या हो गया, त्रिशूल। याद रखिए सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका रेंज जो है वह ठीक है आपको 1 से 9 किलोमीटर रेंज है, 1 से 9 किलोमीटर रेंज है। फिर आते हैं नाग, इसको क्या कहते हैं, तो बच्चे ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और लगभग ठीक है 1 से 3 किलोमीटर इसका रेंज है और यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है, दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। और अंत में आते हैं आकाश, और यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और यह लगभग 1 से 30 किलोमीटर इसका रेंज हो गया बच्चे। तो भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन है, तो यह नाग है बच्चे। क्या है, नाग है। याद रखिएगा टैंक प्रतिरोधी मिसाइल, एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल नाग को कहा जाता है। यह फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर आधारित है, यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका रेंज जो है वह 1 से ठीक है क्या 3 किलोमीटर मैक्सिमम इसके रेंज है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु एवं बगुला के बीच सहजीवी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो सहभोजिता बोलते हैं बच्चे। याद रखिएगा पशु और बगुला ठीक है क्या होगा, किस तरह से संबंध स्थापित करेगा पशु और बगुला। बच्चे आपको पता होगा बहुत सारे बगुले के ऊपर में जो है बहुत सारी ठीक है कीट पलते रहते हैं और याद रखना है कि यह जो रिलेशन होता है, यह जो रिलेशन होगा उसे हम सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। याद रखिए पशु एवं बगुला के बीच सहजीवी संबंध को सहभोजिता कहते हैं। सहभोजी वह सहजीवी संबंध है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को न तो लाभ होता है न तो नुकसान होता है, और इस ठीक है प्रभाव को, इस जो रिलेशन होता है उसको हम सहभोजिता कहते हैं बच्चे। लेकिन अगर हम बात करें सिम्बायोटिक रिलेशन की बात करें, याद रखिए ठीक है सिम्बायोटिक की बात करें, सहजीवी की बात करें, तो सहजीवी में दोनों, जैसे मान लीजिए अलगी और फंगी है, अलगी और फंगी है, तो अलगी क्या कर रहा है
कि भोजन बना के दे रहा है, क्योंकि ये स्वपोषी होता है। फंगी जो है कवक या रहने के लिए स्थान प्रदान करता है और दोनों के बीच में सहजीवी संबंध लाइकेन स्थापित करता है, यानी लाइकेन जो है सहजीवी है बच्चे, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं बच्चे। तो ये याद रखिएगा, सहभोजिता होगा। ये देखिए गड़बड़ है, कम्युनलिज्म, नन ऑफ दिस। तो यहां पर याद रखिए सहभोजिता रिलेशन स्थापित करता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, याद रखें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ठीक है उद्यान शीत मरुस्थल जैव ठीक है मंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिए कहां पर है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है, तो ये ठीक लाहौल स्पीति आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या है बच्चे, तो ठंड है, काफी अधिक ठंड है, और जिसकी वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जा रहा है, तो बच्चे इस राष्ट्रीय उद्यान को शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व कहा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, इस राष्ट्रीय जो रिजर्व है इसकी स्थापना 1987 में ठीक है, इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1987 में इस वजह से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कौन सा उद्यान का, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ध्यान में रखिएगा, दाचीग्राम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है बच्चे, दाचीग्राम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन, तो आपको ध्यान में रखना है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका दाचीग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, हंगुल। हंगुल क्या होता है बच्चे, तो हंगुल जो है कस्तूरी मृग होता है, ध्यान में रखिए। जबकि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है, और ठीक है यह भी विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है बच्चे, सीपीयू में क्या क्या होगा, सीपीयू में बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए सीपीयू में दो घटक होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हो गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा होता है क्या, मेमोरी यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होगा, तो मेमोरी यूनिट होगा। जब भी अर्थमेटिक यूनिट की बात करते हैं तो इसमें इसके दो भाग होते हैं, पहला लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक यूनिट बच्चे, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट आपको पता है रैम और रोम होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले तो कंट्रोल यूनिट होगा, उसके बाद क्या होगा, तो इनपुट होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, और प्राथमिक स्टोरेज होते हैं बच्चे। तो कंट्रोल यूनिट, फिर क्या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और आपको प्राइमरी यूनिट होगा। तो सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यहां दो तीन बातें और जाननी चाहिए आपको। मेमोरी जब भी बात करते हैं तो रैम और रोम मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो है आपको क्या है, तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, जैसे सिस्टम बंद होगा यह मेमोरी गायब हो जाएगा। जबकि आपका रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह मेमोरी जो है ठीक है सिस्टम के साथ हमेशा सीपीयू में सेव होता है बच्चे। सिस्टम और सीपीयू के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उस मेमोरी को हम कैचे मेमोरी कहते हैं, और यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज रैम। ठीक है, क्या होगा, रोम और रैम होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बच्चे, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कौन नहीं होगा, तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बच्चे। क्या है, तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है। जबकि प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर सभी क्या होंगे, तो आउटपुट डिवाइसेस होंगे। जबकि स्कैनर जो है ये क्या करता है, तो सिस्टम में मेमोरी सिस्टम में क्या करेगा, वह स्कैनिंग करके इमेजेस या जो भी आपको क्या है डाटा है उसको स्टोर करने का प्रयास करता है बच्चे। याद रखिएगा, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जबकि यहीं पर बात कीजिए, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर सभी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। ठीक है, आजकल हम लोग प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर आजकल लेजर प्रिंटर का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, तो ये आज का सेशन हुआ बच्चे। ठीक है, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेशन बहुत बहुत आपको लाभदायक है। लगातार जुड़िए, और परसों से आप
लाइव जो है हम लोग मिलेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपका मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो चूंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास जो है, ठीक है, आपको लाइव नहीं हो पा रहा, रिकॉर्डेड हो रहा है। लेकिन परसों से हम आपके साथ लाइव रहेंगे 9:15 से लेकर के 10, ठीक है, 10:10, 10:15, 10:20 जो भी है उस टाइम तक रहेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाता है। और आपके समस्याओं से ही मुझे पता चलेगा कि आगे कौन सा बैच लेके आना है बच्चे। तो लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और बहुत जल्दी जो है मैथ का क्लास और भी बहुत सारी क्लासेस इस पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, लगातार जुड़े रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।